हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, और उसके प्रोविजंस या सेक्शंस भी आपको बताने पड़ते हैं और लिखने पड़ता है। हालांकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ रजिस्ट्रेशन मतलब प्रोसीजर नहीं है, उसके और दो पार्ट्स हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है जीएसटी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। आपको एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैंने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप ये दोनों देख लेना, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ये प्रोसीजर आपको या प्रोविजंस इसके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रोविजंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी अंडर सीजीएसटी एक्ट। ठीक है। देखो, जीएसटी तीन टाइप्स के होते हैं, मतलब एक तो सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, और या एसजीएसटी जिसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी, इन दोनों का मिला के इंटीग्रेटेड जीएसटी दैट इज़ कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और एक होता है स्टेट के अलावा यूटी जीएसटी, यूनियन टेरेटरी जीएसटी, वो भी होता है। ठीक, तो देखिए, आपको तो पहले तो इंट्रोडक्शन में ये लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली जीएसटी का मोटिव क्या था और उससे बेनिफिट क्या होता है। रजिस्टर अगर मैंने रजिस्टर किया तो भाई उसका कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो उसके अलावा क्या उसका फ़ायदा तो होना चाहिए, नहीं तो फिर खाली फिर रजिस्ट्रेशन करके क्या उसका फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मैं क्यों रजिस्ट्रेशन करूँ। हर आपके दिमाग में बिजनेसमैन की क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले तो बेनिफिट ये है कि जीएसटी के अंडर आपको पता होगा कि एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक कंसेप्ट आ गया है। मतलब हर लेवल पे आपको टैक्स जो भी आपको सप्लायर प्रोवाइड करेगा उसको आप टैक्स पे करोगे, और वो सप्लायर टैक्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका बेसिक मोटिव ये है। आप इस आंसर में ये लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन कलेक्टिंग द टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो आप इसमें ये इंट्रोडक्शन में ये लिख लेना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट अगर लेना है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इज़ मैंडेटरी या कंपलसरी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद आपको एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में ये भी लिखना पड़ेगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए कंपलसरी है, क्योंकि भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना किसके लिए, कौन कौन ऐसा है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र है। तो पहले तो आपको जो इसका इनकम एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 40 लाख या 40 लाख फाइनेंशियल ईयर में है, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में स्टेट्स में 20 लाख। कंसेप्ट दो याद रखो, 40 लाख या 20 लाख इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने अभी समझाया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना है, और 40 लाख के ऊपर होगा या 20 लाख की स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, तो अब इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगेंगे। देखो, नॉर्मल है ये। देखो, आपको आंसर में ये हर एक लिखना पड़ेगा, जब आपका आंसर इलाबोरेट हो जाएगा और एग्जामिनर को भी आपका आंसर पढ़ते वक्त समझ में आ जाएगा कि भाई ये बंदे को कुछ आता है या उसने कुछ पढ़ाई की है। तो पहले तो रजिस्टर करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखो, आप अपने ओन वर्ड्स में बाद में लिख सकते हो, लेकिन हेडिंग आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको रिमेंबर करना। पहले तो पैन कार्ड चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिज़नेस, आपका एड्रेस प्रूफ नहीं है, बिज़नेस का एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए, अगर आपकी कंपनी है तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपकी कंपनी है, और फिर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर्स है या सीईओ है उनके आइडेंटिटी प्रूफ और डायरेक्टर। नॉर्मल सा प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स है, आपको सबको तैयार रखेंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, डिजिटल सिग्नेचर नॉर्मल सिग्नेचर नहीं, डिजिटल सिग्नेचर जो आपके प्राइवेट की से होता है। उसके बाद लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बाद में आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन मैं हाईलाइट बताऊँ। ठीक है, तो पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़ेंगे आपके आंसर में। तो एक क्विक रिव्यू इधर है, आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये एसबीआई का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, सॉरी एसबीआई का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है इधर। ठीक है, मैंने दिया है। और ये कौन है भाई, आलिया भट्ट है। तो इसको मैंने पिक्चर में क्यों लिया है
क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर आपको ध्यान में रहे, ये इसको उसका सिग्नेचर है, आलिया भट्ट का ये सिग्नेचर है तो उसका डिजिटल सिग्नेचर। और ये डायरेक्टर्स, कौन सा डायरेक्टर अच्छा है, तो ये मैंने आपको ध्यान में आ जाए इसलिए मैंने ये फ़ोटोज़ दिए, जो कि आप ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स दिए कौन कौन से लेंगे तो ये आपको पिक्चराइजेशन से रिमेंबर होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, आलिया भट्ट मैंने डिजिटल सिग्नेचर, उसका सिग्नेचर, और ये डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एड्रेस प्रूफ ऑफ, ये सब चाहिए आपको। ठीक, अब देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी प्रोविजंस, इसके सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 29 तक इसके प्रोविजंस है। ठीक है, तो अब आपको हर ये सेक्शंस आपको थोड़ा सा बहुत इलेबरेट करना पड़ेगा आपके आंसर में। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 24 तक बताऊंगा और पार्ट 2 में आगे का हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो पढ़ते भाई सेक्शन क्या है। पहले तो सेक्शन 22 बोलता है पर्सनस लायबल फॉर रिस्क, कौन रजिस्ट्रेशन, किन को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सेकेंड 23 में बोलता है किन को नहीं करना चाहिए। उसके बाद 24 में बोलता है कंपलसरी जिनको करना चाहिए। देखो पहले तो 3 में आपको समझ में आ गया कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, लायबल कौन है, उसके बाद एग्जेम्प्ट कौन है, उसके बाद कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए है, और 25 वाला बोलता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 22, 23, 24, 25 समझ में आ गए। लायबल, नॉट लायबल, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और लास्ट में क्या आता है प्रोसीजर 25। इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे, बाकी उसके बाद आता है डीम रजिस्ट्रेशन कब हो जाता है, अगर कोई ऑफिसर नहीं देता तो डीम रजिस्ट्रेशन 26, 27 स्पेशल प्रोविजन। उसके बाद देखो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आप अमेंड कर सकते हो, वो सेक्शन 27 में बोला गया है। 28 में बोला है कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन। समझ में इतनी सी बात है, ये सब आप सेक्शन 1 पेज में लिख लोगे तो आंसर के एग्जाम में समझ में आ गया। फिर से रिवाइज करते हैं, 25 तक आ गया प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन तक। उसके बाद क्या होगा, नहीं दिया ऑफिसर ने तो डीम होगा। उसके बाद 27 में आप अमेंड कर सकते हो आपका जो रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद कैंसिल भी कर सकते हो और उसके बाद रिवोक भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी सेक्शन 22 क्या बोलता है, हु आर द पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हु आर द पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है, हु आर द पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पहला पॉइंट ये है कि उसका 40 लाख से ऊपर इनकम होना चाहिए और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में 20 लाख, ये पॉइंट में बोला गया है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है every person who immediately preceding the appointment date he register holds a license under existing law shall be liable। मतलब इसका मतलब क्या है, जीएसटी से आने से पहले वैट, एक्साइज ड्यूटी, ऐसा टोल टैक्स, ऐसा सब टैक्स के थे, एक टैक्स नहीं था, अलग अलग टैक्स थे। तो जिनके पास उसका वैलिड लाइसेंस है, वैट का लाइसेंस है, तो उनको सबको ऑन द इमीडिएट डे ऑफ प्रिसीडिंग द जीएसटी, मतलब जीएसटी के पहले जो भी जिसके पास लाइसेंस था, वैट वगैरह कौन से भी जो टैक्स रिलेटेड जो लाइसेंस था वो कन्वर्ट करके हम जीएसटी में लेना चाहिए दोज पर्सन। सेकेंड पॉइंट में वो उन लोगों को बोलता है। थर्ड पर्सन इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, आपका बिजनेस अगर आपने दूसरे एक बिजनेस को ट्रांसफ़र किया होगा, दूसरे आदमी को या दूसरे बिजनेसमैन को ट्रांसफ़र किया होगा, तो जिस आदमी को ट्रांसफ़री, इसमें ट्रांसफ़री शैल बी लायबल, दो होते हैं, आप ट्रांसफ़र करते हो तो ट्रांसफ़रर होते हो और जो लेता है वो होता है ट्रांसफ़री। जो जिसके पास जाता है उसको लायबल है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़री। उसके बाद सेम एमेगुलेशन में भी वही हुए, अंडर द स्कीम ऑफ एमेगुलेशन, जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि भाई ये दोनों कंपनी नहीं चली, एक कंपनी नहीं चल रही तो उसको दूसरे में मर्ज करो या एमेगुलेट करो, तो जो कंपनी, जिस कंपनी में एमेगुलेट होगा ट्रांसफ़री, तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 22 समझ में आ गया। क्या बोलता है सेक्शन 22, ये उसमें बोला गया है कि 40 लाख और 20 लाख का क्राइटेरिया फर्स्ट तो जिसमें फिट होता है वो। सेकंड होता है जिसके पास लाइसेंस है, जीएसटी के पहले जिसका वैट बीट इसका लाइसेंस होगा वो कन्वर्ट करके जीएसटी में ले गए। थर्ड होता है कि ट्रांसफ़रर, अगर आपने बिज़नेस ट्रांसफ़र किया है तो वो जिसके पास बिजनेस चला गया है ट्रांसफ़री, वो लायबल है। वैसे ही एमेगुलेशन में जिसके पास कंपनी एमेगुलेट हुई, जिस कंपनी में एमेगुलेट हुई है उस कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट दिया है, इधर आप पढ़ लेना एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है। देखो मैंने पहले 4 पॉइंट्स ऊपर के हमने कवर किए, ये बोलता हूँ। पहले तो 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख, अभी पिक्चर देखी होगी ना मूवी, तो उसमें बोलता है 40 लाख 40, तो इसमें ये फोटो गया है कि दिस मैन इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन। जो 40 लाख बोलने के नहीं आता, 40 लाख, तो जो 40 लाख है
उसको। उसके बाद ये देखो छोटे छोटे फ़िश जो होते पहले थे, इनकम टैक्स अपना एक्साइज ड्यूटी, वैट ड्यूटी, ये सब मिला के जीएसटी में कन्वर्ट हो गई, तो इन लोगों को लायबल है। थर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस, मैंने अभी बताया था ट्रांसफ़र ही लायबल। और एमैगुलेशन, आइडिया का वोडाफोन में कन्वर्ट हो गया तो वोडाफोन ट्रांसफ़र ही हो गया, तो उसको स्कीम ऑफ एमैगुलेशन के अंडर ये हो गया, तो उसको वोडाफोन अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वोडाफोन को जीएसटी का। ठीक है, अभी पर्सन नॉट लायबल, पर्सन कौन लायबल नहीं है, तो दो से जाहिर सी बात है, दो ही पर्सन है। एक तो एग्रीकल्चरिस्ट, हाँ, एनी पर्सन एंगेज इन एक्चुअली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर नॉट लायबल टू होल्ड टैक्स फ्रॉम अंडर जीएसटी इंक्लूड इन दिस बिजनेस ऑफ सप्लाई, ए एग्रीकल्चरिस्ट और उसके बाद एन एग्रीकल्चरिस्ट एक्सटेंड टू द सप्लाई। ठीक है, ये दो पर्सनस लायबल नहीं है। एक तो पहले ऊपर हुआ है जो गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किए हैं, एक तो एग्जाम्प्ट किए हुए गवर्नमेंट ने ऐसे गुड्स और दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट, ये दोनों लायबल नहीं है। 22 और 23 कवर हो गया। 22 में मैंने बताया था ये 4 पॉइंट्स, आप ये वीडियो पीपीटी से समझ में आ जाएगा। 23 में कौन है, एक तो एग्रीकल्चरिस्ट और जो गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किए हैं। अभी सेक्शन 24 सबसे बड़ा है और इसमें कौन कौन लायबल नहीं है। ठीक है, इसमें बताया गया है ये हु इज़ लायबल, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ेगा। तो इतने सारे मैंने नॉन रेसिडेंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस, ई कॉमर्स ऑपरेटर, इंटर सप्लायर, इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, अदर क्लासिफाइड पर्सनस एंगेज इन रिवर्स मैकेनिज्म, उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर, पर्सन डिडक्टेड 51, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये सब है। तो ये सब आपको आंसर में आना पड़ेगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में, ये सब इनके सब के नाम आने पड़ेंगे। हर एक लाइन में 1-2 लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, इन सब के नाम आने पड़ेंगे क्योंकि आपका आंसर तब इलाबरेट हो जाएगा। ठीक है, अभी कौन कौन से है देखो इन सब के या नाम याद कैसे रखोगे, ये आपको एक टैगलाइन रिमेंबर करना पड़ेगी। NRI CEO टैक्स इज़ 51/50 रुपीज़। NRI जो CEO है उसका टैक्स है 51/52। N मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल, R मतलब रिवर्स चांस मैकेनिज्म, I मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, CE मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस, E मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, O मतलब आउटसाइड इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है, T मतलब टैक्सेबल बिहान ऑफ अदर पर्सनस, 51 मतलब दोज अंडर सेक्शन 51 एंड दोनों अंडर सेक्शन 52। ये बाद में आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो पहले तो मैं बता दूँ इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई पर्सन कौन होता है। ये हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जिनको करना पड़ता है सेक्शन 24, ये जो नाम लिए हैं ना इन सबको थोड़ा सा हिंट बताता हूँ ये इनके क्या होता है। इंटर टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसे सप्लायर जो बिहार से झारखंड में गुड्स ला रहा है या झारखंड में से बिहार से इंटर स्टेट सप्लाई, नाम से ही पता चलता है डोज। ठीक है, ये फोटो से पता चलेगा वेलकम टू झारखंड या कुछ तो। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा है उसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, आज इधर है तो उधर कल बिजनेस करने के लिए कहीं और चला गया। देखो डिफाइन द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 221 में डिफाइन किया गया। व्हेन एनी पर्सन कमेंसेस देयर बिजनेस ओकेजनली इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर ही हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी पुणे में रजिस्टर्ड है या पुणे में है, अगर उसको टाटा का मोटर रेस लेना होगा नोएडा में तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कंपटीशन लेना होगा, तो दीज आर कॉल्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स। इधर मैंने डेफिनेशन भी दिया है, अ पर्सन हु ओकेजनली सप्लाइज गुड्स सर्विसेज। ठीक है, पहले दो हो गए। पहले तो कौन सा होगा, इंटरटेक्स टैक्सेबल सप्लाई, जिनका इंटरटेक्स टैक्सेबल सप्लाई है वो। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स वो है। उसके बाद कौन आता है, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर टैक्स भरना पड़ता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंडर मतलब क्या होता है, ये नॉर्मली देखो नॉर्मली कैसा टैक्स वसूल किया जाता है जीएसटी, सप्लायर रिसीवर को देता है, रिसीवर टैक्स भरता है जीएसटी का, इनपुट क्रेडिट लेता है बाद में, और सप्लायर गवर्नमेंट का भरता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिसिप्टेंट गवर्नमेंट को टैक्स देगा, जो रिसीवर है वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। ठीक है, उसका से अलग से वीडियो है, आप देख लेना पाइए तो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कोई होता है, जैसे कि वो खुद बिजनेस नहीं चलाता लेकिन आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो इनकम करता है। स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विस द टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, इफ़ सप्लाई इज अ प्रोवाइडेड थ्रू इट, फॉर एग्जांपल ओयो होटल का बुकिंग, ओयो होटल आपने देखा होगा, तो उसका बुकिंग ऑनलाइन होता है, इलेक्ट्रिक कॉमर्स ऑपरेटर या ऑनलाइन शॉपिंग के जो वो बोलते हैं उनको ओयो, आप ध्यान में रखो, दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इनको
बीच सेक्शन 24 के अंडर भरना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सनस मतलब वो ओकेजनली आता है इंडिया में, वो बार बार नहीं आता, वो ओकेजनली आता है इंडिया में। कुछ कारण उसके बिजनेस सिर्फ टेम्पररी है, वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा है। फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर वड़ा पाव सेल कर रहे हैं इधर, ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पे समझो। उसके बाद फ़ॉरेन के आदमी फ़ॉरेन में ही वड़ा पाव खा रहे हैं, रणबीर कपूर का वड़ा पाव फ़ॉरेन में कुछ माधुरी दीक्षित प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो दोज पर्सन्स इधर दिया है देखो, ओकेजनली सप्लाइज द गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया एंड हु नो फिक्स प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया, सच पर्सन्स विल बी टर्म्ड एज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि क्या होता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल। उसके बाद जो सेक्शन 51 के अंडर है, सेक्शन 51 क्या बोलता है, TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अभी देखो कौन बने करोड़पति, आपने खेला होगा, आपको अगर 1 करोड़ अमाउंट मिला तो पूरा 1 करोड़ नहीं मिलता। गवर्नमेंट बोलती है जो 1 करोड़ अमाउंट करोड़पति वालों को बोलती है, अपना सोनी लाइव वालों को, जिसने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, वो आप उसमें से TDS कर 10% TDS या जो 20% TDS जो भी रेट है वो कट करके उस आदमी को दे दो, मतलब उस आदमी को 90 लाख ही मिलेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल के, दैट इज़ कॉल्ड एज TDS। उसके बाद टैक्सेबल ऑन सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। इफ़ अ पर्सन मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल person whether agent or otherwise, he shall have to register compulsory. For example सर्किट ना आपने देखा हो, सर्किट को ये दिया गया है, टास्क दिया गया है कि मुन्ना भाई के ऑन बिहाफ ऑफ टू सबका रिकवरी कर ले, बोला भाई ने बोला है करना है मतलब करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। डायरेक्ट संजय दत्त साहब ने, बाबा साहब नहीं आ रहे, सर्किट को टारगेट दिया है कि उससे वसूली करो, ठीक है, आप ऐसा समझो, मैं आप ऐसा नहीं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये कौन होते हैं भाई जी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक मेन हेड ऑफिस होता है और उसके सब ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि डीमार्ट का, डीमार्ट में अगर कुछ कंप्यूटर ख़राब हो गया, फॉर एग्जांपल पुणे का कंप्यूटर ख़राब हो गया और उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है डीमार्ट का, तो उसके सर्विसेज जो अवेल किए है उसका तो बिल उसको जाएगा हेडक्वार्टर को, एक्चुअली हेडक्वार्टर ने अवेल ही नहीं किया, सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। When a business receives the invoices of service used by its branches, it is termed as input service distributor, ठीक है। उसके बाद आ गया जो सेक्शन 51 TDS के बारे में बोलता है, और सेक्शन 52 TCS, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी अब खरीदी की होगी तो उसको TCS लगता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। और इन सब स्नैपतॉल, बिपतॉल, जबोंग, ईबे, ये सब के है क्या, TDS कट होते हैं, TCS कट होते हैं। सप्लाइंग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया, ऐसे कोई जो व्यक्ति होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो डेटाबेस एक्सेस ये कि सॉफ्टवेयर में होता है ये नॉर्मली, तो ये जो ऑनलाइन आउटसाइड इंडिया में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन कौन से किए हमने बताया, मैंने तो बोला NRI CO टैक्स इज 51 52, ये रिमेंबर करो, आपका आंसर समझ में आ जाएगा। N मतलब नॉन रेसिडेंट, R मतलब रिजर्व रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनपुट इंटरस्टेट सप्लाई या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, C मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस, मैंने बताया था वड़ा पाव। इसका E मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, O मतलब आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, मुखबिर आपने देखा होगा जो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन करता है। टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, सर्किट भाई। 51 अंडर सेक्शन 51 जो करोड़पति साहब TDS कलेक्ट करते हैं, और TDS2 जो आपकी कार होती है 52 में, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपके लिखने चाहिए 1 by 1 2, सेक्शन 22 23 24 रिमेंबर हो गए, ठीक है। तो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।